हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेजर इन वन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज से अपन हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज से अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करेंगे आज से अपन। सो आप लोग हमेशा ऐसे ही बने रहें। आपको बिल्कुल डेप्थ से पढ़ाया जाएगा हर चीज़ को। एक कहानी की तरह पढ़ेंगे अपन। हर एक चीज़ को लिंक करके देखेंगे अपन, ठीक है। तो कॉपी पेन उठा लीजिए आप। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से पूरा एंड तक वीडियो देखें। आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ गाइस, दिस इज टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले अपन को मॉडर्न हिस्ट्री का टर्म ये होता क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से 1707 से लेके 1947 के बीच में जो भी इवेंट्स हुए पूरे एंटायर टाइम पीरियड क्या बोलते हैं अपन? मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बीच में जो भी इवेंट्स हुए होंगे सारे किस में आएंगे? मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे, ठीक है। अब आप खुद समझिए, मॉडर्न हिस्ट्री में अपन को पढ़ना है ब्रिटिश का रूल। जैसे ब्रिटिश ने कैसे अपने इंडिया पे, कैसे भारत में अपना शासन किया, या फिर कैसे रूल उनने स्टार्ट किया अपना। तो अब यहाँ 1707 से लेकर 1947 में ब्रिटिश का रूल हो गया। अब इससे क्या समझ में आ रहा है अपन को कि 1707 से लेके 1947 के बीच में ब्रिटिश ने रूल किया ना। अब क्या होता है कि अब ब्रिटिश ने रूल किया, उससे पहले भी तो कोई रूल कर रहा होगा ना इंडिया में। तो उससे पहले रूल कौन कर रहा था? मुगल्स कर रहे थे। जब मुगल्स हटे तब जाके ब्रिटिश ने वहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया अपना, ठीक है। तो अपन को मॉडर्न हिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि 1707 से पहले हुई थी जब मुगल्स का रूल था यहाँ पर। वो समझना बहुत ज़रूरी है कि मुगल्स कैसे हटे तब जाके ब्रिटिश का वहाँ पे रूल स्टार्ट हुआ अपने इंडिया में, ठीक है। तो कैसे करते देखिए, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए अब क्या होता है, अपन अपन ये 1526, ये की डेट लिखता हूँ मैं, 1526। यहाँ से यहाँ तक किसका राज था? मुगल्स टाइम पीरियड था। क्या था? मुगल्स का टाइम पीरियड था, ठीक है। ये पूरे मुगल्स ने रूल किया था यहाँ पर। क्या किया था? रूल। इस पूरे टाइम पीरियड में मुगल्स ने रूल किया था। बट ये कहना बहुत गलत होगा कि 1526 से 1707 तक ही सिर्फ मुगल से रूल किया, नहीं। यहाँ पर मैं एक डेट लिखता हूँ, 1857। मुगल्स का रूल 1857 तक था। उसके बाद से ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल आया अपने इंडिया में। बट यहाँ से मुगल्स का मतलब डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ से मुगल्स पूरे खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब यहाँ से उसकी पावर का जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे हटना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? 1707 से, ठीक है। अब क्या होता है कि 1526 में क्या होता है, एक टर्म होता है। एक टर्म समझिए पहले। एक टर्म है बादशाह। एक टर्म है बादशाह। क्या टर्म है? लिख देता हूँ, बड़ा लिख देता हूँ मैं। BHAJSA, बादशाह एक टर्म है। ये 6 लेटर्स है, ठीक है। उसका वो है, देखते हैं क्या होता है। बी से होता है बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। एक को बार ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये 6 मोस्ट पावरफुल रूलर थे। किसके? मुगल्स के। मुगल के जब टाइम पीरियड था तो ये 6 जो थे वो मोस्ट पावरफुल रूलर थे। मतलब अपन लोग इनको जानते हैं। इनके बीच में भी राजा थे, बट ये जो मेन जो 6 हैं वो समझ लेते हैं अपन, ठीक है। क्या होता है देखिए। अब यहाँ पर बाबर क्या करता है? बाबर क्या, पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था, उसमें बाबर ने अपना क्या, मुगल एम्पायर को स्थापित किया था। कब किया था? 1526 में। कब? जब पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था। कैसे किया था? उसने इब्राहिम लोदी को हरा के, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल्स ने मुगल एम्पायर को स्थापित किया था। क्या किया था? मुगल्स एम्पायर को स्थापित किया था। कब किया था? 1526 में।
ना धीरे धीरे अपन उससे आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब क्या समझा अपन ने यहाँ पर, 1526 में मुगल एम्पायर का स्थापित हो गई थी, स्थापना कर दी थी किसने, बाबर ने। किसने कर दी थी, बाबर ने कर दी थी। अब क्या होता है 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है, औरंगजेब क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु आती है। औरंगजेब की मृत्यु आती कब, 1707 में ना। यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद से अपन पढ़ेंगे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। अभी आपको तो समझ में आया मैंने क्या बताया आपको, मैंने क्या बताया आपको कि 1707 से लेके 1947 के बीच में जो भी इवेंट्स हुए वो सारे मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे अपन, ठीक है। अब क्या होता है कि इस पूरे एंटायर टाइम पीरियड में ब्रिटिश का रूल अपन को पढ़ना है, ब्रिटिश ने रूल किया था इतने पूरे इस टाइम पीरियड में। अब क्या होता है कि उससे पहले किसका रूल था, मुगल्स का रूल था। तो मुगल्स कैसे कैसे हटे जब जाके ब्रिटिश उसमें एंटर किया होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। तो बाबर ने क्या किया था, मुगल एम्पायर का स्थापना की थी। उसके बाद अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे रफ करता हूँ, ठीक है। चल नाउ अब अपन डायरेक्ट ब्रिटिश के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे आगे, अपन ये समझेंगे कि फ्रांस कैसे आया, फ्रांस की कैसे एंट्री हुई, डच की कैसे एंट्री हुई, पोर्टुगल की कैसे एंट्री हुई। अपन हर एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश आते हैं, तो ब्रिटिश की कैसी एंट्री हुई अपने इंडिया में, वो अपन हर एक चीज़ समझेंगे। उसके बाद ही अपन मॉडर्न हिस्ट्री में एंटर करेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ लिंक करके चलेंगे अपन, हर एक कहानी की तरह पढ़ेंगे अपन हर चीज़ को, और हर एक चीज़ को लिंक करके चलेंगे, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। मैं एक रफ मैप बनाता हूँ इंडिया का, रफ मैप बनाया इंडिया का, ठीक है। अब क्या होता है देखिए इसमें, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि मुगल्स का उस समय, जिस समय मुगल्स एम्पायर स्टार्ट हुआ था, उस समय क्या हुआ, मुगल्स का क्या पूरा कंट्रोल था इंडिया में, या पूरी तरह से कंट्रोल था, ये क्या सही होगा क्या। तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इंडिया का मतलब मुगल्स का पूरा शासन नहीं था, पूरा कंट्रोल इंडिया में नहीं था ना। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ मैं रफ, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया मैं, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरे सर्कल में जितना भी ये एरिया कवर कर रहा है, ये पूरा मुगल्स का यहाँ पे रूल था, ठीक है। बट अब क्या कह सकता हूँ मैं कि इंडिया का इसमें जो मुगल्स था उसका पूरा कंट्रोल नहीं था, मतलब पूरी तरह से कंट्रोल नहीं था। मेरे हर एक टर्म को समझना जो बोलना चाहता हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि मुगल्स का यहाँ पर रूल था बट पूरी तरह से कंट्रोल नहीं था, ठीक है। अब क्या देखते हैं, सपोज करो यहाँ पर जो है ना, ये जो एरिया है, यहाँ थे राजपूत, ठीक है। अब क्या होता है, राजपूत ना, अब राजपूत ने मुगल्स के साथ एक अलायंस साइन करके रखा था, एक अलायंस साइन किया था। उस अलायंस में ये था कि राजपूतों ने ये कहा मुगल से कि हम आपके अंडर आएंगे बट हमारे राज्य में हमारा रूल चलेगा, मतलब हम जो चाहते हैं हम वो करेंगे, हमारा रूल और रेगुलेशन चलेगा, जैसा हम चाहें वैसे हम अपने राज्य को चलाएंगे, आपका कुछ इंटरफेयर नहीं रहेगा, बस हम आपके मुगल एम्पायर के अंडर आते हैं, ठीक है। तो क्या किया था राजपूतों ने, क्या किया था इन लोगों के साथ, एक अलायंस साइन करके रखा था। क्या रखा था, एक अलायंस साइन किया था किसके साथ, राजपूत के साथ, वो सॉरी मुगल्स के साथ। उन्होंने क्या किया था, अलायंस साइन करके रखा था। ऐसे बहुत से राज्य थे जिसके साथ मुगल्स ने अलायंस साइन करके रखा था। अब ये अलायंस किसने साइन कराया था, पता है आपको, अलायंस साइन कराया था किसने, अकबर ने। किसने कराया था, अकबर, ठीक। अब ये अकबर एक बहुत ही फेमस रूलर था मुगल्स का, ठीक है। अब क्या होता है कि अकबर एक ऐसा मतलब राजा था, ऐसा बादशाह था जो कि सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करता था, सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करता था। और इसने जितने भी फालतू के टैक्स थे जो कि पहले से चले आ रहे थे उन सबको उसने एबॉलिश कर दिया था, मतलब उसको ख़त्म कर दिया था किसने, अकबर ने, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया आपको ना। अकबर का एक बहुत ही अच्छा फंडा था कि वो जो भी राज्य उसके सामने झुकते नहीं थे वह उससे अलायंस साइन कर लेता था, मतलब एक दोस्ती कर लेता था उससे। तो मतलब अपन ये कह सकते हैं कि राजा का नेचर बहुत फ्रेंडली था, वो हर किसी से दोस्ती कर लेता था, ठीक है ना। अब क्या होता है देखिए इसको, अब इसमें ये होता है कि देखिए अब समझते हैं बात को
अब मैंने आपको टर्म बताया था, क्या बताता था, बादशाह। बादशाह एक टर्म बताया था, बादशाह। इन दो को अपन बाद में पढ़ेंगे। यहाँ से अपन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से, अकबर से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। कब से स्टार्ट कर रहे हैं, अकबर से, ठीक है। यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको मैंने क्या बताया कि जब अकबर का समय था तो वह सारे राज्यों के साथ, जो भी राज्य उसके साथ में झुकते नहीं थे, उससे वो फ्रेंडली मतलब दोस्ती, एक अलायंस साइन कर लेता था। तो इससे अपन को क्या समझ में आ रहा है कि जब अकबर था तो अपने जो राज्य था सब में क्या था, सब फ्रेंडली लेयर था। मतलब क्या था, एक मतलब फ्रेंडली नेचर था इसका बहुत, ठीक है। यहाँ से फ्रेंडली नेचर स्टार्ट हुआ। अब क्या है, जहांगीर आया, फिर कौन आया, शाहजहां आए, फिर कौन आए, औरंगजेब आए। तो जहांगीर जहांगीर, फिर शाहजहां, यहाँ तक तो रिलेशन अच्छे थे। बट यहाँ से क्या हुआ, औरंगजेब जब आया तो औरंगजेब के समय आते आते जो भी राज्य थे, मतलब जितने भी अपने मुगल, अपने जो भारत में जो भी राज्य थे, सबके साथ उसने एक एक मतलब दुश्मनी स्टार्ट कर दी। मतलब यहाँ से उसके रिश्ते ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया। मतलब यहाँ से मुगल्स का जो रिश्ते थे बाकी राज्यों के साथ, यहाँ से वो खराब करना स्टार्ट हो गया। कब से, जब औरंगजेब का समय आया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया आपको। ना मैं इसको रफ करता हूँ, उसको थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिए इस चीज़ को। ना यहाँ से अपन ने क्या देखा अभी, कि अपन ने देखा कि औरंगजेब के समय आते आते जितने भी मतलब अकबर ने जो भी दोस्ती बनाई थी लोगों से, जो भी राज्यों के साथ उसने दोस्ती बनाई थी, अलायंस साइन करके रखा था, औरंगजेब के समय आते आते वो सारी दोस्ती, वो सारे रिलेशंस खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद से क्या होता है कि जो ब्रिटिश का जो रूल होता है, जो ब्रिटिश यहाँ पे शासन करते हैं अपने इंडिया में, वो स्टार्ट हो जाता है उसके बाद से, ठीक है। तो अब अपन समझते हैं क्या, अपन देखिए अब क्या जो भी अपन यहाँ पढ़ रहे हैं ना, हर एक चीज़ बिल्कुल डेप्थ से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को लिंक करेंगे। जो भी अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर सबको लिंक करके देखेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखें, अब अकबर का समय जब होता है, अकबर 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 एक सिस्टम स्टार्ट करता है। उसका नाम है मनसबदारी सिस्टम। अब मनसबदारी सिस्टम क्या होता है, मनसब सिस्टम ये होता है कि जो अकबर है, अकबर के जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स थे, अकबर के इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स, अकबर कौन था, अकबर था बादशाह। उसके अंडर कुछ मिनिस्टर्स है, वो मिनिस्टर्स को क्या करता है, ये क्या दे देता है, रैंक दे देता है। क्या दे देता है, रैंक दे देता है। उस रैंक के अंदर, अब सपोज करो, आपको एग्जांपल समझाता हूँ मैं क्या होता है, एग्जांपल समझाता हूँ मैं। सपोज करो दो लोग हैं ए और बी, दो लोग हैं ए और बी। अब क्या होता है कि जो अकबर है, सपोज करो अकबर, ये दो बंदे हैं, दो मिनिस्टर्स हैं ए और बी। इनको क्या करता है कि इनके अंडर 5,500 लोग दे देता है। क्या कर देता है, 5,500 लोग दे देता है कि भैया जब भी मुझे नीड होगी तो मैं आप दोनों से कहूँगा, आप ये 5,000 लोग लेके आ जाना। ये सपोज करो अकबर की कहीं लड़ाई होती है तो अकबर क्या करता है, दो इंसान से बोलता है कि भैया मुझे ज़रूरत है, तो ये जो है ये करेंगे, इनको 5,000 लोगों को वहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। ये इसको 5,000 लोगों को ले आएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो अब ये ए है और बी है, वो बोले ठीक है आप मुझे 5,000 लोग दे दो, 5,000 लोग दे दो। ये क्या, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ सर, ठीक है। क्या होता है कि जो अकबर, अब क्या होता है, जो ए है, ए बोलता है, ए और बी बोलते हैं ठीक है मैं अपने अंडर ये 5,000 लोग रख लेता हूँ, बट मेरा क्या प्रॉफिट इसमें। तो ये अकबर बोलता है कि मैं तुम लोगों को एक हाई सैलरी दूंगा। क्या दूंगा, हाई सैलरी दूंगा, एक हाई सैलरी दूंगा, ठीक है। तो वो लोग बोले ठीक है, हाई सैलरी आप लोगे तो हम ठीक है, हम आपके अंडर मतलब अपने अंडर इतने लोग रख लेंगे। अब क्या होता है देखिए, अब इसमें दिक्कत क्या थी कि जो ए और बी, इन लोग को तो अपनी सैलरी मिल रही थी, बट ये जो नीचे की जो 5,000 लोग हैं, उन लोगों को सैलरी कहाँ से मिलती। तो अब ये बोलते हैं कि ठीक है सर, हम लोग को तो आप सैलरी दे दोगे, बट इन जो नीचे जो अंडर मेरे काम कर रहे हैं उनको कौन सैलरी देगा। तो मनसबदारी सिस्टम समझ में आ गया, सिस्टम समझ में आया। क्या बताया मैंने कि अकबर ने क्या किया, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर को रैंक दे दी, उस रैंक के अंडर उन सबको कुछ कुछ लोग दे दिए, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसमें गलती ये हो जाती है कि जो ए और बी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको तो उनको सैलरी मिल जाती है, बट जो नीचे जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं मिल पाती। तो उसके बाद
जो अकबर है वो स्टार्ट करता है कौन सी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम। अब जागीरदारी सिस्टम, उसके बाद जब मनसबी सिस्टम खत्म हो जाता है उसके बाद क्या स्टार्ट करता है वो, जागीरदारी सिस्टम स्टार्ट करता है। अब जागीरदारी सिस्टम मतलब क्या होता है, अब ये जो टर्म लिखा है यहाँ पर जागीर, एक टर्म लिखा है जागीर, इसका मतलब होता है लैंड। क्या होता है, लैंड। अब क्या होता है, आप समझिए बात को। एग्जाम्पल अपन ये लेते हैं, क्या होता है, दो लोग होते हैं, देखो क्या होता है, दो लोग होते हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी दो लोग होते हैं। अब इसको क्या किया इन लोगों ने, 5,000 लोग दे दिए। कितने लोग दे दिए, 5,000 लोग दे दिए, ठीक है। अब क्या करता है जो अकबर होता है, अकबर क्या करता है, इन दोनों को क्या दे देता है, लैंड दे देता है। क्या दे देता है, लैंड दे देता है। उन दोनों को क्या दे देता है, लैंड दे देता है। अब इनसे ये अकबर ये बोलता है कि जो इस लैंड पे रह रहे हैं उन सबसे आप क्या वसूलिए, टैक्स। क्या वसूलिए, टैक्स। उस टैक्स से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उस रेवेन्यू में आप डिवाइड कर लीजिए तीन पार्ट में। कैसे तीन पार्ट में, अपनी सैलरी निकाल लीजिए आप, जो 5,000 लोग आप अंडर काम कर रहे हैं उनको दे दीजिए सैलरी, और जो बचता है वो आप मुझे दे दीजिए। क्या बोला मैंने आपको, टैक्स तीन पार्ट में, तीन हिस्से बटेंगे, ठीक है। तो क्या सबको एग्जाम्पल समझाता, एग्जाम्पल, अगर इससे टैक्स रेवेन्यू हो रहा है 100 रुपये, 100 रुपये इससे जनरेट हो रहा है, ठीक है, जनरेट हो रहा है रेवेन्यू, 100 रुपये जनरेट हो रहा है। अब क्या होता है कि जो 100 रुपये हैं वो 100 रुपये तीन हिस्से में बटे। कैसे, अगर मैंने बोला 70 रुपये उसे दे दी, किसको, जो 5,000 लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी दी 70 रुपये, और जो एक ही सैलरी है वो सपोज करो कितनी है, 20 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसकी सैलरी से निकाल ली, 70 रुपये से निकाल ली, जो बच कितना रहा इसमें, 10 रुपये बचे हैं, तो 10 रुपये मेरे को दे दो, किसको दे दो, राजा को दे दो, ठीक है। तो 10 रुपये किसके पास आते हैं, राजा के पास आ जाते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि जो भी टैक्स इनने जनरेट किया है वो टैक्स पूरा कैसे तीन हिस्से में बटता है। वो तीन हिस्से बटते कैसे बटता है, जो मिनिस्टर्स उनको भी सैलरी आती है, जो अंडर काम कर रहे हैं उनको सैलरी मिलती है, और जो राजा बादशाह था उस समय अकबर, उसको भी उससे सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये जागीर सिस्टम समझ में आ गया आप लोगों को, क्या था जागीर सिस्टम। जागीर मतलब होता है लैंड। वो लैंड क्या करता है, मिनिस्टर को देता है। मिनिस्टर्स क्या करते हैं, अब उन जो लैंड है वो अपने अंडर रखते हैं, और जो लैंड लोग रह रहे हैं, जो भी काम हो रहा है उससे टैक्स लेते हैं वो लोग, और टैक्स बढ़ता है तीन हिस्सों में। मिनिस्टर्स में जो अंडर काम कर रहे हैं उसके अंडर उनको मिलता है टैक्स पैसा, और जो राजा है उनको मिलता है, ठीक है। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है ना। अपन ने अभी क्या समझा, अपन ने समझा मनसबदारी सिस्टम समझा और जागीरदारी सिस्टम समझा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं ना, एक चीज़ समझते हैं, लैंड। लैंड तीन टाइप की होती है, ठीक है। लैंड तीन टाइप की होती हैं, एक होती है जागीर, ठीक है, एक होती है अपनी खालिसा। कौन सी होती है, खालिसा, और एक होती है इनाम। क्या होती है, इनाम। ये जनरली तीन टाइप की जमीनें होती हैं, ये लैंड होता है, ठीक है। जागीर आपको बताया था, जागीर क्या होता है, जागीर मतलब वो होता है कि वो लैंड होता है जिसमें टैक्स जनरेट किया जाता है। वो टैक्स तीन हिस्सों में बंटता है, मंत्री जो मिनिस्टर्स होते हैं वो राजा के अंडर, और जो जो काम कर रही है किसके, मिनिस्टर के अंडर जो काम कर रही है वो आती है। यहाँ से क्या होता है, टैक्स कलेक्शन होता है, ठीक है, टैक्स कलेक्शन होता है, ठीक है। और खालिसा वो जमीन होती है जहाँ पे कोई भी टैक्स का बंटवारा नहीं होता। जो भी टैक्स जनरेट होता है वो पूरा टैक्स किसके पास आता है, राजा के पास। किसके पास जाता है, राजा के पास। जो भी टैक्स यहाँ पे कलेक्ट होता है, जो भी टैक्स कलेक्ट होता है तो ये पूरा राजा के पास जाता है, ठीक है। यहाँ पे टैक्स का डिवाइड होता है, यहाँ पे टैक्स पूरा जाता है। अब इनाम एक ऐसी जमीन है, क्या होता है उस समय, देखिए जब ये अकबर था उस समय क्या हुआ था, उस समय क्या होता था कि जो भी राजा के पास, जैसे कोई भी पंडित जी हो गए, जो मतलब पंडित जी या फिर क्रिश्चियन के फादर्स, जो भी पूजा पाठ करते थे वो जाते थे इनके पास और बोलते थे ये मुझे ज़मीन चाहिए, तो ऐसे ही वो ज़मीन दे देते थे, ठीक है। मतलब मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए, ठीक है, सिखों का गुरुद्वारा बनाने के लिए।
तो वो इनाम ज़मीन सिर्फ उसके लिए रखी थी जो कि वो दान कर सके ज़मीन, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं होता था, ठीक है। यहाँ से टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे लोग, ये दो जगह से टैक्स कलेक्ट होता था, ठीक है। आई होप इतना समझ पाए होगे आप। अब क्या होता है देखिए, अब क्या होता है देखें। अब मैंने आपको क्या बताया कि अकबर ने कौन सिस्टम स्टार्ट किया था, एक मनसबाई सिस्टम स्टार्ट किया था और एक किया था जागीरदारी सिस्टम स्टार्ट किया था। अब क्या होता देखिए, अब क्या था, अकबर था, अकबर के बीच में कौन आया था, जहांगीर आया था, फिर शाहजहां आया था, फिर कौन आया था, औरंगजेब आया था, ठीक है। अकबर ने क्या स्टार्ट किया था, जागीरदारी सिस्टम स्टार्ट किया था, ठीक है, सिस्टम स्टार्ट किया था। अब क्या होता है कि जागीरदारी सिस्टम इसने किसने स्टार्ट किया था, अकबर स्टार्ट किया था। अब जब जब औरंगजेब का टाइम आया तो औरंगजेब के समय आते आते जागीरदारी सिस्टम मतलब खत्म हो चुका था। क्या हुआ था यहाँ पर, जागीरदारी सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका था यहाँ तक आते आते। कब तक, औरंगजेब के टाइम पीरियड तक आते आते। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है आपके लिए, आप खुद बताइए कि जागीरदारी सिस्टम यहाँ तक खत्म क्यों हो गया, क्या रीजन हो सकता है पीछे। अच्छा आप खुद बताइए, देखिए समझिए बात को। ये जो यहाँ पे क्या था, अकबर के समय जागीरदारी सिस्टम स्टार्ट की गई थी, ठीक है। उसके बीच में क्या दो राजा आए थे, दो राजा आ चुके थे, जहांगीर आ चुका था और शाहजहां आ चुका था। इसने भी तो यहाँ पर अपना मतलब मिनिस्टर्स को क्या जागीर दी होगी ना, किसने, जहांगीर ने दी होगी और शाहजहां ने दी होगी, ठीक है। तो क्या होता है कि अब देखिए आप खुद बताइए कि लैंड लिमिटेड है, लैंड क्या है, लिमिटेड, जागीर क्या है, लिमिटेड थी जागीर। तो क्या होता था कि जो अकबर के समय तक तो बहुत ज़मीन थी, जब तक जहांगीर आया तो उसने भी मिनिस्टर्स को अपनी ज़मीन बांटी या जागीर दी, शाहजहां ने भी दी। तो क्या होता है जब औरंगजेब पे समय आता है तो मिनिस्टर्स की संख्या बढ़ती आ रही, क्योंकि मिनिस्टर्स इसी बीच में दो राजा ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इनके भी मिनिस्टर्स थे। तो जब औरंगजेब का जब टाइम आता है तो उस समय उनके मिनिस्टर्स के लिए उसके पास जागीर देने के लिए ज़मीन ही नहीं बचती। तो यहाँ से क्या होता है, इसके बाद इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे टैक्स जनरेट नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता, टैक्स जनरेट नहीं हो पाता, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये जो औरंगजेब के समय जब आता है तो ये फाइनेंशियल बहुत वीक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फाइनेंशियल बहुत वीक हो जाते हैं। तो इससे कारण ये क्या करता है, अब इसमें दिक्कत ये होती है, अब ये करता है कि जो खालिसा ज़मीन है, खालिसा जो ज़मीन होती है ना, वो देना स्टार्ट कर देता है, किसको, इनके मिनिस्टर्स को। समझ में आ रहा है आपको। तो जागीर सिस्टम जब चल रहा था उस समय तक, औरंगजेब के समय तक जागीर सिस्टम पूरा खत्म हो चुका था। क्यों, क्योंकि औरंगजेब के पास ज़मीन बांटने के लिए बची ही नहीं थी, क्योंकि जब तक उसका टाइम पीरियड आता, जब तक यहाँ तक पूरी ज़मीन है, यहाँ तक जागीर सिस्टम, जागीर ज़मीन थी वो पूरी खत्म हो चुकी थी। कब तक, जब औरंगजेब का समय आया था, ठीक है। समझ में आ गया था आप लोगों को ना, वो आगे बढ़ते, ठीक है। तो क्या करता है, वो खालिसा ज़मीन जो है ना वो दे देता है, किसको, मिनिस्टर्स को उसकी, ठीक है। और एक और गलती है, और एक और चीज़ हो गई थी उस समय कि जो अकबर था ना, अकबर, मैंने आपको बताया था कि अकबर ने अलायंस साइन करके रखा था बहुत सी राज्यों के साथ। तो जिसके साथ उसने अलायंस साइन करके रखा था उन सबको भी वो जागीर दे देता है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि यहाँ तक जाते जाते जागीर पूरी खत्म हो चुकी होती है, ठीक है। आई होप अब तक समझ पाए हो गया। इसको लिख लीजिए, मैं रफ करता हूँ, ठीक है। नाउ आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता था, ठीक है। मतलब मैंने ये बताया आपको कि औरंगजेब के समय आते आते जागीर सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। इतना आई होप समझ पाए होगे आप। अब क्या होता है कि जो औरंगजेब होता है, औरंगजेब बहुत ही कट्टर, बहुत ही मतलब जो कि दोस्ती बिल्कुल नहीं करना जानता था, वैसा राजा था वो। तो क्या होता है कि इसने ना कि हिंदू से, ना ही मराठा से, ना ही सिख से, ना ही राजपूत से, इसने किसी से नहीं बना के रखी थी। और ऊपर से ब्रिटिशों का भी प्रेशर था। तो इसके कारण क्या होता है कि जो कि और ये मुगल्स का जो डिक्लाइन था वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप अब तक समझ पाए होगे आप, ठीक है। अब क्या होता है कि जिस समय औरंगजेब का समय होता है, औरंगजेब के समय आते आते ये लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल, जो मुगल्स थे वो बहुत फाइनेंशियल वीक हो जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण ये क्या होता है कि एक टैक्स स्टार्ट करता है, टैक्सेशन सिस्टम स्टार्ट करता है, इसका नाम होता है जिजिया। तो जिजिया सिस्टम स्टार्ट करता है ये। जिजिया सिस्टम क्या होता है,
ये जो है वो नॉन मुस्लिम देते हैं, क्या देते हैं, नॉन मुस्लिम्स टैक्स जो देते हैं वो जिजिया टैक्स बोलते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे जिजिया क्या औरंगजेब ने स्टार्ट किया था? नहीं, जिजिया टैक्स सिस्टम जो था वो बहुत पहले से चल रहा था, बट जब अकबर का समय आया उस समय तक अकबर ने इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया था, बट जब औरंगजेब का समय आया तो उसने ये जिजिया सिस्टम वापस से स्टार्ट किया, क्योंकि औरंगजेब बहुत फाइनेंशियली वीक हो चुका था उस समय तक, ठीक है। इतना आई होप समझ पाए होगे आप, ठीक है। तो जिजिया सिस्टम क्या होता है, नॉन टैक्स मुस्लिम जो जो नॉन मुस्लिम टैक्स होते हैं, जैसे जैसे हिंदू हो गए, जैन हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, सिख हो गए, जितने भी लोग थे वो सारे टैक्स देते थे यहाँ पर, ठीक है, जिजिया टैक्स में, ठीक है। इतना आई होप आप समझ पाए होगे इतना आप, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए क्या होता है ना, अब औरंगजेब ने ना ही किसी से दोस्ती रखी, सबसे उसे दोस्ती बिगाड़ दी, मतलब उसने ना मराठाओं से अच्छी बनाई, ना हिंदू से बना के रखी, ना सिख से बना के रखी, उसने किसी से भी नहीं बना के रखी थी। तो अब क्या होता है देखिए, अब इसने औरंगजेब ने जिजिया सिस्टम स्टार्ट किया। औरंगजेब ने एक और गलती कर दी थी, गलती करता था ये कि ये मंदिर जो थे ना, मतलब मंदिर का डिस्ट्रक्शन, मतलब मंदिर को तोड़ता था। क्यों तोड़ता था? क्योंकि ये जितने भी अपने यहाँ के पुराने मंदिर थे, उस पूरे पूरे मंदिर में, पुराने मंदिर में सोना बहुत था। तो एक तो सोना के चोरी के लिए भी या सोना निकालने के लिए वो क्या करता था, जैसे ये मंदिर को तोड़ता था। तो इसके कारण भी हिंदू से इनकी नहीं बनती थी। इतना आई होप समझ पाए होगे आप, ठीक है। इसकी यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, मुगल्स का डिक्लाइन। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मुगल्स का डिक्लाइन। अपन को इसके आगे से पढ़ना है अब, ठीक है। इसके आगे क्या होता है सब समझते हैं अपन। औरंगजेब का भी, औरंगजेब के आगे अपन पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब समझेंगे अपन कि कैसे यहाँ से डिक्लाइन स्टार्ट होता है, कैसे ब्रिटिशों का रूल स्टार्ट होता है। अपन हर एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, इसको रफ करता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, अपन ने अभी तक पढ़ा कि औरंगजेब का समय आते आते उस समय तक जो मुगल्स का जो रिलेशंस थे वो सारे खराब कर चुका था कौन, औरंगजेब, ठीक है। अब क्या होता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, किसकी, औरंगजेब की जब डेथ होती है, कब होती है डेथ, 1707 में जब डेथ होती है इसकी, तो क्या होता है, इनके जो सन्स होते हैं, जो बेटे होते हैं, उनके बीच में क्या होती है, वॉर होती है। क्या होती है, वॉर। अब देखते हैं, अब देखिए औरंगजेब बहुत ही तेज इंसान था, मतलब इसकी 3 शादियां हुई थी इसने, किसने, औरंगजेब ने 3 शादी करके रखी थी। उन 3 शादियों में देखते हैं अपन, देखते हैं, देखो समझते हैं बात को कैसे। देखिए औरंगजेब की 3 वाइफ थी, कितनी वाइफ थी, 3 वाइफ थी, ठीक है। तीनों से एक एक बेटे थे, देखते हैं क्या। एक का नाम था दिलराज बासु, एक का नाम था नवाब भाई, और तीसरे का नाम था उदयपुरी महल। ये 3 उसकी रानी थी, या तो उसकी वाइफ थी, 3 वाइफ थी। कौन थी ये, वाइफ थी, क्या है, वाइफ है। इन तीनों से एक एक बेटे थे। एक का नाम था मोहम्मद अजम शाह, और इसका जो नवाब भाई का बेटे थे उनका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था, बहादुर शाह फर्स्ट। और इनका जो बेटा था उसका नाम था कमबख्श, ठीक है। मोहम्मद आजम शाह, बहादुर शाह फर्स्ट, और तीसरा नाम था कमबख्श, ठीक है। दिलराज बासु बेगम और नवाब भाई और उदयपुरी महल, ये 3 उनकी वाइफ थी। इन तीनों के ये बेटे थे, ठीक है। अब क्या होता है कि इन तीनों में क्या होती है, फाइट होती है। क्या होती है, फाइट होती है, मतलब वॉर होती है इन तीनों के बीच में, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोहम्मद आजम शाह जीत जाते हैं। क्या जाते हैं, जीत जाते हैं। बाकी ये जो 2 लोग हैं ये दोनों हार जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, अब मोहम्मद आजम शाह ये भी मतलब 6 महीने में निपट जाता है, 6 महीने में इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। बहुत एज हो जाती है इसकी, ठीक है। अब क्या होता है, जो बहादुर शाह फर्स्ट होते हैं, अब इसके बाद ये रूल था
कि जब अगर किसी भी राजा, किसी बादशाह का बेटा, बड़ा बेटा मरता था, तो उससे जो छोटा बेटा होगा वो क्या बनता था, राजा बनता था। क्या बनता था, राजा बनता था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि बहादुर शाह फर्स्ट जो थे वो वहाँ के बादशाह बनते हैं उस समय। ठीक है, नाउ इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसको आप लिख लीजिए, इसको रफ करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए। नाउ गाइस, अपन ने अभी तक क्या देखा कि औरंगजेब के जो बेटे थे मोहम्मद आजम शाह और वो बहादुर शाह फर्स्ट और कम्बख्श, इन तीनों के बीच में लड़ाई होती है, बैटल होती है। उसमें मोहम्मद आजम शाह जीत जाते हैं। बट क्या होता है कि जो मोहम्मद आजम शाह होते हैं वो सिर्फ 6 महीने तक ही टिकते हैं, उसके बाद वो चल बसते हैं, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो एक इनमें मुगल्स में रूल था कि जो भी बड़ा बेटा अगर मरता है तो उसका जो छोटा बेटा होगा वो उसकी गद्दी संभालेगा, वो बादशाह बनेगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो बहादुर शाह फर्स्ट होते हैं वो बादशाह बन जाते हैं ना। अब क्या होता है कि अब आप खुद नोटिस करिए इस चीज़ को, आप खुद बताइए कि जब ये वॉर होती है, जब बैटल होती है, तो किसका लॉस होता है इसमें? लॉस होता है किसका? एक ही फैमिली ना, तीनों तीनों भाई लोग एक ही फैमिली के हैं। तो अगर वॉर हो रही है, बैटल हो रहा है, तो रिसोर्सेज यूज़ होंगे इसमें। तो जब रिसोर्सेज यूज़ होंगे तो उसमें पैसा लगेगा उस चीज़ में, फाइनेंस। और इसमें क्या होता है कि इसके बाद से जो अपने जो मुगल्स होते हैं वो और भी फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। कैसे रिसोर्सेज यूज़ होते हैं? अगर कोई दो राजा, अगर दो कोई फाइट कर रहे हैं उस समय, तो क्या होता था कि बढ़िया हाथी, घोड़े और सेना चलती थी बहुत। तो उनका खाने पीने का पूरा जितना भी जो भी रहना खाना जब चलता था, तो इससे रिसोर्सेज यूज़ होती थी। तो रिसोर्सेज यूज़ करने के कारण पैसा लगता था उसमें। तो फाइनेंशियल वैसे ही वो वीक हो चुके थे, क्योंकि वो एक ही फैमिली के थे पूरे। ठीक है, इतना आई होप आप समझ पाए होगे। अब क्या होता है कि जो बहादुर शाह फर्स्ट होते हैं वो ये सोचते हैं कि जब वो किंग बन जाते हैं, जब बादशाह बन जाते हैं, तब वो ये सोचते हैं कि जो भी मेरे अब्बू जान, जो मेरे अब्बू थे, उनने जो जो रिलेशन ख़राब करे थे, जो मतलब रिलेशन ख़राब करे थे किसके साथ, जो कि राज्य थे, जो भी भारत के राज्य थे, उनके साथ जो रिलेशन उसने ख़राब करके रखे थे, उसको सुधारेगा। ठीक है, तो वो निकल पड़ता है। अब वो निकल पड़ता है रिलेशन सुधारने के लिए। तो सबसे पहले जाएगा वो किसके पास? वो राजपूत के पास जाएगा, फिर जाएगा मराठास के पास जाएगा, फिर जाएगा वो सिखों के पास। तो वो ऐसे ही पूरा इंडिया घूमता है, जहाँ यहाँ पे उसने मतलब जो कि औरंगजेब ने रिलेशन खराब करके रखे थे वो ठीक करने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, इतना आई होप समझ पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो समझेंगे। क्या समझेंगे अपन? कि जो बहादुर शाह फर्स्ट हैं वो कैसे मराठास से मिलने आते हैं, कैसे वो अपने राजपूत से मिलने आते हैं, कैसे वो सिखों से मिलने जाते हैं, वो हर एक चीज़ सीखेंगे अपन। ठीक है, कहाँ से मराठा और मुगल्स की लड़ाई स्टार्ट हुई, कहाँ से राजपूत और मुगल्स की लड़ाई हुई, कहाँ से सिख और मुगल्स की लड़ाई हुई, तो ये सब अपन हर एक चीज़ समझेंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके, ना आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।